हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस क्लास में हम तेलंगाना के जूनियर लेक्चरर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात डिस्कस करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को पढ़ के बताना है कौन सा बयान सही है। पहला बयान है कि माधो नल काम कंडिला की कहानी खड़ी बोली में है। जी नहीं, खड़ी बोली में नहीं, बल्कि ये ब्रज भाषा में थी। इसको फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे मजहर अली खान वेला ने उर्दू में तर्जुमा किया था। ठीक है। दूसरा बयान है कि खड़ी बोली के अव्वलीन और इब्तदाई रूप हमें अमीर खुसरो के यहाँ मिलते हैं। तो ये बात सही है, यानी कि पहला बयान गलत है और दूसरा सही है। यहाँ पे किताबों की इशाअत के एतबार से हमें सही तरतीब पूछी जा रही है। तो गौर से आप लोग देखेंगे तो इसमें सबसे जो पुरानी किताब है वो पंजाब में उर्दू है। किसकी है? महमूद शिरानी की है। उसके बाद मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खां की किताब है। उसके बाद उर्दू की इब्तिदा, ये किताब मोहिउद्दीन कादरी जोर की है। और उर्दू ज़बानो लिसानियात ये किताब गोपी चंद नारंग की है। यानी कि जो दूसरा वाला जुमरा है वो किताबों की इशाअत के एतबार से सही है। अगला सवाल है, यहाँ पे एक कौल दिया गया कि कदीम उर्दू और दक्कनी का पंजाबीपन उसका हरियाणवीपन भी है। ये जो कौल है किसका है? तो मसूद हुसैन खां का है, जिनकी किताब के बारे में अभी मैंने बताया कि तारीख ज़बान उर्दू, मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खां की किताब है। और इन्होंने उर्दू की पैदाइश दिल्ली और गिरदो नवाह को करार दिया है। अगला सवाल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये नज़रिया किसका है? तो बहुत आसान सा सवाल है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है। ठीक है। शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया ये है कि उर्दू दुआब गंगो जमन में पैदा हुई। सुलेमान नदवी का नज़रिया यह है कि सरजमीन सिंध पे उर्दू की पैदाइश हुई। अगला सवाल है, मसनवियों की सन तसनीफ के एतबार से सही तरतीब। सबको पता है कि निज़ामी बीदरी की मसनवी कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कदम राव पदम राव चारों ऑप्शन में पहले है। उसके बाद मुकीमी की चंद्र बदन व महियार है। फिर तूती नामा है गव्वासी की, और सनती की किस्सा बेनज़ीर सबसे नहीं है इन चारों मसनवियों में। तो इस लिहाज से आपका जो तीसरा वाला जुमरा होगा वो सन तसनीफ के एतबार से सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जोड़ा हमें बनाना है, कौन सी मसनवी का किरदार कौन सा है। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, गौर से देखेंगे तो गुलशन इश्क का किरदार है राजा विक्रम। ठीक है। गुलशन इश्क आप जानते ही हैं किसकी मसनवी है? नुसरती की है। कुतुब मुश्तरी का जो किरदार है वो जोहरा है, जो कि भागमती की यानी कुतुब मुश्तरी की बहन हुआ करती है। और रानी सतवंती जो किरदार है वो मसनवी फूल बन की है, इब्न निशाती की ये मसनवी है। और उसके बाद अघोरनाथ जो है ये कदम राव पदम राव का ये जोगी होता है। कदम राव पदम राव मसनवी का किरदार है अघोरनाथ। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 बयानात दिए गए हैं। चारों बयानात में 2 बयानात सही हैं, 2 गलत हैं। जो 2 सही हैं उनके बारे में हमें पता लगाना है। देखिए कदम राव पदम राव जो मसनवी है उर्दू की पहली मसनवी है, निज़ामी बेदरी ने लिखी थी, फ़खरुद्दीन निज़ामी ने। इसको पहली मर्तबा कराची से शाये किया गया था, यानी इसका पहला एडिशन कराची से शाये हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है।
اور یہ کب شائع ہوا تھا؟ 1973 میں شائع ہوا تھا، 1985 میں نہیں شائع ہوا تھا۔ تو اس لیے اے اور ڈی ہمارا جو بیان ہے دونوں بیانات صحیح ہو جائیں گے، یعنی کہ چوتھا والا آپشن کریکٹ ہے۔ راجا کو کس نے یہ خبر دی کہ منوہر مدمالتی کے عشق میں گرفتار ہے؟ منوہر اور مدمالتی کے عشق کی داستان کون سی مثنوی ہے؟ مثنوی گلشن عشق ہے۔ کس کی ہے؟ نصرتی کی ہے۔ تو اس مثنوی میں دائی نے جا کر کے راجا کو خبر دی تھی کہ منوہر مدمالتی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، تو تیسرا والا جو آپشن ہے وہ ہمارا کریکٹ ہوگا۔ محمد قلی قطب کا کلام اردو ادب میں جنسی شاعری کا پہلا نمونہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول سیدہ جعفر کا ہے۔ سیدہ جعفر کی ایک کتاب کافی زیادہ اہم ہے، تاریخ ادب اردو، 1700 عیسوی تک۔ یہ کتاب انہوں نے گیان چند جین کے ساتھ مل کر لکھی تھی۔ ان کا یہ قول محمد قلی قطب کا کلام اردو میں جنسی شاعری کا پہلا نمونہ ہے، آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کو 12 پیاریوں کا عاشق کہا جاتا ہے۔ اردو کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی، اور انہی کا درباری شاعر تھا ملا وجہی، جس نے کتب مشتری اور تاج الحقائق اور سبرس جیسی اہم تصانیف لکھی تھیں۔ ٹھیک ہے، ان کے نام سب سے زیادہ تخلص استعمال کرنے کا ریکارڈ ہے۔ جمیل جالبی کے مطابق انہوں نے 17 تخلص استعمال کیے تھے۔ اگلا سوال، یہاں پہ بھی آپ کو کچھ بیانات دیے گئے ہیں، ہمیں پڑھنا ہے چاروں بیانات کو، ان میں سے 2 بیانات جو صحیح ہیں انہیں پتہ لگانا ہے۔ دیکھیے پچھلے سوال سے ہی ریلیٹ کر کے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ دکن کے رنگ و جمال کا شاعر ہے، تو بات بالکل صحیح ہے۔ سیدہ جعفر کا جو قول ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے کہ جنسی شاعری کا پہلا نمونہ ان کا کلام ہے، یعنی کہ رنگ و جمال کے یہ شاعر تھے، صحیح بات ہے۔ ان کی وفات 48 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، یہ بات بھی صحیح ہے۔ ان کا درباری شاعر گواسی نہیں تھا، ملا وجہی تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اے اور بی یہ دونوں بیانات صحیح ہو جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے پہلا بیان ہے کہ ملا وجہی نے سبرس عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی تھی، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، کتب مشتری لکھی تھی ملا وجہی نے محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پہ، اور سبرس لکھی تھی عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ۔ ملا وجہی عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا، جی نہیں، ملا وجہی جو ملک الشعراء تھا وہ محمد قلی قطب شاہ کے دربار کا تھا، تو اس لیے دوسرا والا بیان غلط ہو گیا۔ دوسرا بیان غلط ہے، پہلا والا بیان صحیح ہے۔ یہاں پہ پھر سے 2 بیانات دیے گئے ہیں۔ پہلا بیان کہ مثنوی کتب مشتری میں سلطان محمد قلی قطب شاہ کے عشق کا حال بیان ہے، صحیح بات ہے۔ مدمالتی اور محمد قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان ملا وجہی نے اپنی اس مثنوی میں بیان کیا ہے، صحیح بات ہے۔ اس کو کتب مشتری کو کب لکھا گیا تھا؟ تو 1609 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا دونوں جو بیانات ہوں گے وہ کریکٹ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مثنوی اور مثنوی نگاروں کا جوڑا بنانا ہے۔ دیکھیے گلشن عشق کس نے لکھی تھی؟ گلشن عشق نصرتی نے لکھی تھی، کتب مشتری ملا وجہی نے لکھی تھی، اور سیف الملوک و بدیع الجمال گواسی کی مثنوی اور پھول بند ابن نشاطی کی۔ اس طرح سے آپ میچ کرا لیں گے۔ 4 بیانات دیے گئے ہیں۔ سیف الملوک و بدیع الجمال تبذات تصنیف نہیں، بلکہ یہ فارسی نثری قصہ الف لیلا کا لفظ، جی نہیں، الف لیلا کا یہ ترجمہ نہیں ہے، دیگر کسی فارسی تصنیف کا یہ ترجمہ ہے، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال جو کہ گواسی کی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے دوسرے والے بیان میں کہ عاصم نول نامی بادشاہ کو نجومیوں نے بادشاہ یمن کی بیٹی سے عقد کرنے کا مشورہ دیا تھا، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سیف الملوک بدیع الجمال مثنوی میں یہ بات دیکھنے کو ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ شہزادہ سیف الملوک اپنی معشوقہ بدیع الجمال کی تلاش میں جب وہ نکلا تو سب سے پہلے وہ ملک چین پہنچا تھا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تو سی اور
बी और सी ये दोनों बयानात हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल कि मजलिस इरशाद दक्कनी मखतूतात ने पहली दफ़ा फूल बन कब शाये किया था? फूल बन ये मसनवी है, किसकी है? इब्न निशाती की है। लिखी कब गई थी? लिखी तो बहुत पहले गई थी, लेकिन ये शाये कब हुई थी? तो इसको 1937 ईस्वी में शाये किया गया था। ठीक है, कब लिखी गई ये सवाल आप लोगों के ज़हन में है तो घबराइए नहीं, मैं बता देता हूँ। मसनवी इब्न निशाती ने लिखी थी फूल बन 1066 हिजरी व मुताबिक 1655 ईस्वी में। चलिए, यहाँ पे मसनवियों के किरदार हैं, मसनवियों के क्या, मसनवी फूल बन के ही किरदार हैं। ठीक है, आपको इन्हें मिलाना है कि कौन सा किरदार कहाँ का है। देखिए, समनबर जो मसनवी की हीरोइन है, समनबर जो कि अजम के बादशाह की बेटी है और हुमायूं फाल की जीएफ है, तो ये मुल्क अजम की है, तो ए का 2 हो जाएगा। हुमायूं फाल कौन है? तो हुमायूं फाल ये मिस्र का शहजादा है और समनबर का आशिक है, तो ये बी का 1 हो जाएगा। और बचा दरवेश, तो दरवेश ये मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा है और खुतन का सौदागर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने चारों जो किरदार थे और उनके जो मकाम थे उनको हमने मैच करा लिया। मैच कराने पे हमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही जवाब के तौर पे मिल गया। यहाँ पे 2 बयानात दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि दो बयानों को गौर से पढ़े और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला बयान कि रदीफ का आखिरी हर्फ रवि कहलाता। जी नहीं, रदीफ का नहीं बल्कि काफिया का लफ्ज होता है हर्फ रवि। दूसरा बयान है कि मतला गजल की बहर और आहंग को तय करता है। ये बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा बयान सही है, पहला वाला गलत हो गया। अगला सवाल, यहाँ पे देखिए 4 बयानात गजल से मुताल्लिक हैं। गज़ल के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल काफ़ी मशहूर है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ भी है। ठीक है, ये सब इनके अकवाल हैं, लेकिन इन्होंने ये बात भी कहा था कि सिंफ शायरी के एतबार से मैं गज़ल को सबसे ऊंचा दर्जा नहीं देता हूँ, ना अच्छे गज़ल गो को सबसे बड़ा शायर मानना ज़रूरी समझता हूँ। ये बात भी रशीद अहमद सिद्दीकी की ही है, सही बात है। शायर की जिक्र आते ही मेरा ज़हन गज़ल की तरफ जाता है, ये शिबली नोमानी का कौल नहीं है, बल्कि ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। शिबली नोमानी का कौल है कि गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है। उसके बाद ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का नहीं है। ठीक है, गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, ये आले अहमद सरूर का है। और गज़ल के बारे में कलीमुद्दीन अहमद का कौल क्या है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। गज़ल के बारे में कुछ इसी तरह से इनका कौल है कलीमुद्दीन अहमद का, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। हाँ, नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। ठीक है, तो ये वाला जो 2C वाला बयान है वो गलत हो गया। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। तो ए और डी ये वाला बयान हमारे, ये दोनों बयानात हमारे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए 4 बयानात में से कौन से 2 बयानात सही हैं। देखिए, पहला है कि मीर के उर्दू दीवान की तादाद 6 है, सही बात है। टोटल 7 दीवान हैं लेकिन उर्दू के 6 हैं। नासिक ने शायरी को मुरस्सा साजी का, जी नहीं, आतिश ने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया था। सफ़र कलकत्ता के दौरान गालिब ने कलकत्ता में 2 मुशायरों में शिरकत की, जी नहीं। अल्लामा इकबाल की शायरी को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है, ये बात सही है। यानी कि ए और डी ये दोनों बयानात हमारे करेक्ट होंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के उर्दू दीवान की तादाद 3 है, ये कहा जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। अल्लामा इकबाल की नज़्म शौक बाकी दरा में शामिल है, जी नहीं। गालिब ने अपने फ़ारसी और उर्दू कलाम का इंतखाब गुले राना के नाम से
सिराजुद्दीन अहमद खां की फरमाइश पे तैयार किया था, ये बात सही है। और ख्वाजा मीरदत का ताल्लुक नक्शबंदी सूफी सिलसिला से था, ये बात भी सही है। तो सी और डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गालिब को अपनी जिंदगी में कितने अदबी मार्कों का सामना करना पड़ा? तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक 3 अदबी मार्कों का सामना इन्होंने किया। ये शेर है, ठीक है। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो ये अल्लामा इकबाल की किस नज़्म से माखूज़ है? तो तारिक की दुआ से ये शेर माखूज़ है। अगला सवाल है, फिर से एक शेर। किसका शेर है कि दोस्तों से इस कदर सदमे हुए हैं जान पर, दिल से दुश्मन की दावत का गिला जाता रहा। तो ये जो शेर है किसका है? ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। देखिए यहाँ पे कौन कहाँ पे वफात पाया उसके मुतालिक जुमरा है, और उसके मुतालिक मैच करके आपको सही जवाब बताना है। देखिए हसरत मोहानी की बात करें तो लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। नासिर काज़मी का लाहौर में हुआ। जिगर मुरादाबादी गोंडा में ये दार फ़ानी से कूच किए, जबकि फिराक गोरखपुरी का दिल्ली में इंतकाल हुआ। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कौन सा शेरी मजमुआ किसका है? सबसे पहले बरके नए की बात करें, नासिर काज़मी का है। शोला और शबनम जोश मलियाबादी का है। आतिश गुल ये जिगर मुरादाबादी का है। गुले नगमा फिराक का, इसलिए आप मैच करेंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। दर हकीकत उर्दू के बेशतर कसायद एक तंग दायरे ख्याल में महदूद पाए जाते हैं, ख़ास कर वो कसायद जो दरबारी रंग रखते हैं। ये जो ख्याल है कि उर्दू के ज़्यादातर कसीदे एक तंग दायरे ख्याल में महदूद पाए जाते हैं, ये किसका है? तो ये इमदाद इमाम असर का है। काशिफुल हक़ाइक़ के नाम से इनकी किताब काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, अक्सर पूछी जाती है, याद रखिएगा। मोहसिन काकोरी का कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन किस मशहूर कसीदा निगार के ज़मीन में है? तो ये उर्फ़ी के ज़मीर में है। समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। चलिए कसीदे का कौन सा जो उस कसीदे का मोहतमिम बिशान हिस्सा और शायर के कमाल का मेयार समझा जाता है? तो वह है गुरेज, यानी चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है ये जो बयान है किसका है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो ज़ौक़ की शायरी किल्लत खून की मरीज़ है, ये बात अख्तर ओरेनवी ने कही थी, ठीक है। और उसके बाद ज़ौक़ के यहाँ गालिब उन्सुर जमूद है, ये किसने कहा था? एक सेकेंड, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही है, आप चौथे वाले को मिलाएंगे तो 1 का 2 होगा, यानी ज़ौक़ गर्मी अंदेशा नहीं रखते हैं। तो ये जो कौल होगा वो आले अहमद सरूर का होगा। और उसके बाद ज़ौक़ की आवाज़ में एक रकाकत और हल्कापन है, ये फिराक का है। ज़ौक़ के यहाँ गालिब उन्सुर नज़र आता है, गालिब उन्सुर जमूद है, ये खुर्शीदुल इस्लाम ने कहा। और ज़ौक़ की शायरी किल्लत खून की मरीज़ है, ये अख्तर ओरेनवी का तो हमने पहले ही बताया। इस लिहाज से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए कि ज़ौक़ गर्मी अंदेशा नहीं रखते, ये आले अहमद सरूर का कौल है। ज़ौक़ की आवाज़ में एक रकाकत और हल्कापन है, ये फिराक गोरखपुरी का कौल है। ज़ौक़ के यहाँ गालिब उन्सुर जमूद है, खुर्शीदुल इस्लाम का कौल है। और ज़ौक़ की शायरी किल्लत खून की मरीज़ है, अख्तर ओरेनवी का कौल है, ठीक है। चलिए गालिब किस सन में पैदा हुए? तो 1797 में पैदा हुए, 1869 ईस्वी में इंतकाल हुआ। आगरा में ये पैदा हुए थे।